सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको इतनी चीज़ें याद कैसे रहती है सर? आप क्या खाते हो ये हम लोगों को भी बताओ सर। इसकी ट्रिक क्या है सर कि आप चीज़ों को बार-बार पढ़ते हो, लिखते हो, क्या ट्रिक है इसकी सर? पहली ट्रिक ये है कि ट्रिक करके कोई चीज़ करोगे तो कभी नहीं होगी। क्या? जो चीज़ करो दिल से करो, हाँ। फिर कभी नहीं भूलेंगे। रट के जो चीज़ें याद की जाए वो दिमाग में हो सकती हैं, दिल में नहीं होती। और जो चीज़ें दिल में होती हैं उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं होती। क्या बात। आप पहाड़ दिल में नहीं रखते, दिमाग में रखते हैं। आप गुणनखंड दिल में नहीं रखते, दिमाग में रखते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स दिल में नहीं रखते, दिमाग में रखते हैं। आप घरों के एड्रेस वो वहाँ रहता है यहाँ रहता है, दिल में नहीं रखते, दिमाग में रखते हैं। लेकिन आप शायरी दिल में रखते हैं, कविताएं दिल में रखते हैं, प्रेम दिल में रखते हैं, लगाव दिल में रखते हैं। जिस चीज़ को इमोशन समझ लिया जाए वो भूल ही नहीं जाती। क्या बात। तो सर आपके जो चाहने वाले हैं वो आपको अभिनेता के तौर पर जानते हैं। अब आज की जो नई पीढ़ी है, ये जो भी आपके रील्स और शॉर्ट्स वायरल होते हैं, आपको पोएट के तौर पे जानती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में हायर स्टडीज़ करना था, एमए करना था, जी बिल्कुल, किताबें लिखनी थी और साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाना था। लेकिन फिर 1988 में एक दुखद दुर्घटना हो जाती है आपकी माताजी के साथ, एक्सीडेंट हो गया जो फिर आपकी ज़िंदगी की दिशा और दशा को बदल देती है। जी राइट, बिल्कुल सही कहा। कैसे उस पीरियड को आप देखते हैं सर? वो जो पीरियड है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्कूल है। ज़हीर कुरैशी एक शायर हैं ग्वालियर के, उनका एक शेर है कि ज़िंदगी की पाठशाला ने सिखाया है बहुत और जो सिखाया है हमारे काम आया है बहुत। वो जो ज़िंदगी की पाठशाला जो सिखाती है ना, उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। मैं 1981 में हिंदी कवि सम्मेलन में आ गया, इतना सा, और पहला ही कवि सम्मेलन 25,000 लोगों की तालियां, ऑटोग्राफ्स। मतलब मैं उस स्तर पे था बाल कवि के तौर पे, जो लोकप्रियता का अद्भुत एक आयाम था। बाल कवि, डिबेटर, न जाने क्या क्या। तो 81 से 88 तक की दौड़ में ईश्वर ने खूब मुझे दिया, तालियां भी खूब दी, प्यार भी बहुत दिया, लोगों का स्नेह सम्मान भी बहुत दिया और सब कुछ मिला। और तब था कि बस हिंदी साहित्य में एमए करूँगा, क्योंकि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था। अच्छा। मैं बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ता था, लेकिन मन में तो भाषा के प्रति अनुराग और लगाव। तो मैंने कहा मैं हिंदी साहित्य में एमए करूँगा और एनएसडी में चला जाऊँगा। ये सारे ख्वाब जो होते हैं, लेकिन इंसान के हाथ में अगर ख्वाबों को सच करना होता तो फिर बात ही क्या थी। तो ये 88 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, और ये उसी दौर की बात है, मेरी मदर का एक्सीडेंट हुआ। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, उन्हें शतायु करे, लेकिन वो हमेशा के लिए बैसाखियों पे आ गई, अपाहिज हो गई और बिस्तर में ही रही 1.5-2 साल, 2.5 साल। उसके बाद अभी भी वो बैसाखियों पे ही हैं। लेकिन तब मुझे लगा कि अब मतलब काम करना चाहिए, सब हो गया। तो एक वॉक इन इंटरव्यू का ऐड मैंने देखा, एक सेल्समैन बनना था किसी फार्मास्यूटिकल, आई बिकेम अ सेल्समैन। वो जो मेरी पांडुलिपि थी, जो मेरी पहली किताब 1988 में आने वाली थी, आई मस्ट हैव बीन दैट टाइम, अगर आ जाती तो शायद मैं सबसे युवा कवि होता जिसकी एक किताब आती। उसको मैंने रख दिया ताक पे, और वो सपने भी ताक पे रख दिए। तो सारे सपने, किताब की पांडुलिपि, सब कुछ ताक पे रख दिया, और वो बैग लेके निकल पड़ा दवाइयाँ बेचने के लिए, और बेचता रहा दुकान दुकान जाके, और कई बरस किया। लेकिन अंततः जो आपके भीतर होता है वो खत बताता तो है ही, खत बता रहा था। लेकिन फिर वही, वो जब तक वो नहीं चाहेगा, मैं यहाँ आपके पास भी नहीं आ सकता था खाता पर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1995 में मेरी किताब फिर आई, तो मत पढ़ो मेरी कविताएं, और मंच थोड़े बहुत तो, मतलब जो उसके बाद के गैप में, जैसा 81 से 88 था वैसा तो नहीं हुआ, तब तो बड़ी बात ही अलग थी, लेकिन हाँ था। और फिर आप ये समझो 1985 देखो, होता है ना कि ईश्वर ने उंगली थामी फिर से, और फिर जो मंच पे लेके आया ईश्वर, देन रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद जो है मंच ने, श्रोताओं ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी, बाहें फैला के मैं आज आपके सामने बैठा हूँ।
तो प्रतिभा और नदी के धार को आप रोक नहीं सकते हैं। नहीं सर, कैद करें आप उसको कैसे रोकेंगे, आप मुझे बताइए कैसे? नदी की धार पे तो आप बांध बना लेंगे तो उसको थाम भी सकते हैं। खुशबुएं जो होती है ना वो मुट्ठियों में कैद नहीं होती है, निकल ही जाता है। राइट। निकल जाएगा। किसी शायर ने खूब कहा कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। तो निकल के आता है वो, तो महक जो है वो कहीं से भी निकल आएगी, आप कैद नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये किसी व्यक्ति का अपने पे ये गुमान नहीं होना चाहिए, मैं शब्द तो है ही नहीं दुनिया में, मैं कौन? मेरी पैदाइश मेरे हाथ में नहीं, मतलब इंसान की पैदाइश उसके हाथ में नहीं है ना, किसी के हाथ में। आप कुछ तय थोड़ी करके आए हो इस दुनिया में, आप विभू बनेंगे शैलेश बनेंगे हमने तय किया था क्या? या तो हम पैदा हुए और बन गए क्योंकि उसने तय किया था। तो वही तय करता है कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है। आप हमेशा से सर इतने ही पॉजिटिव थे सर? मुझे नहीं मालूम ये पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि आपके अंदर सर वो कड़वाहट नहीं आ पाई, जो मतलब जिस तरह से ज़िंदगी ने आपको रखा, और आपने जैसा आपने बताया सर कि आपने अपने सपनों को ताक पे रख दिया, उस वक्त रख दिया था, उस वक्त रख दिया था, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती है ना ज़िंदगी के प्रति। जी। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, इससे कैसे बच सकते हो? आप इंसान हो। आपको आई थी कभी सर? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं आई तो मैं कुछ महान ऐसा नहीं हूँ कि नहीं आई, लेकिन हाँ ये तो था ही कि यार जो आदमी 10-11 साल की उम्र से ऑटोग्राफ बांट रहा था, जो नेशनल डिबेट जीता हुआ, और उसके बाद वो बैग लेके खड़ा हुआ है कि वो सामने वाला मुस्कुरा दे तो मैं कहूँ सर वो मैं दवाई लेके आया हूँ, लेके जाए, और दिन में रोज करता था ऐसा 10 बार, तो डेफिनेटली कुंठाएं तो होती थी। लेकिन अगर मैं उस वक्त अपने कवि को साथ लेके जाता तो फिर वो नहीं कर पाता जो मैं कर रहा था, और उस वक्त वो जरूरी था मुझे करना, तो महीने के पैसे आ रहे थे उससे, तो किया। देखो, कुंठा आना बहुत स्वाभाविक है, आप उनसे डील कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। आपकी माँ को इस बात का एहसास था कि कहीं ना कहीं मेरी परिस्थितियों की वजह से मेरा बच्चा जो है वो अपने सपनों से समझौता कर रहा है? नहीं, देखिए, ऐसी कोई फॉर्मल बातचीत जो है ना कि मैं वहां जाऊंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसी हमारे जमाने में इस तरह की बातचीत होती नहीं थी पेरेंट्स। दोस्तों में अपन करता था ये वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, 4-5 दोस्त होते थे, अरे तू क्या कर रहा है, तू ये फॉर्म भरा है। उस जमाने में स्टाफ सर्विस सिलेक्शन होता था, एसएससी के फॉर्म भरे जाते थे, अभी भी चलता है सर। अभी भी है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का फॉर्म भर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। वो मेरे जो साथ के जो मेरे उस जमाने के लोग लगे हुए हैं कहीं 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 कहीं, तो ये कर लेंगे वो। अच्छा, सबको ये था मैं कलाकार हूँ तो करूँगा कुछ कला के क्षेत्र में, लेकिन ऐसा करूँगा तो ये देखो, ये एहसास आपको तब होता है जब आप वो एहसास कराते हो कि देखो मैं, जब आप फ्रस्ट्रेटेड घर आओ मैं क्या था और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या, राइट। अगर आप ये करोगे और किसी को एहसास कराओगे तो बात होगी, ठीक है। दे फाउंड मी वेरी हैप्पी, हाँ कर रहा हूँ, और एक्चुअली आई वाज हैप्पी। मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो ट्रेनिंग दुनिया में आप करोड़ों अरबों रुपए देके पैदा नहीं कर सकते। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है एक कंपनी से लेके एक रिटेलर तक के माल जाने का, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप वैसे नहीं सीख सकते। मैंने वहां बहुत सीखा, ऑब्जर्वेशंस बहुत सीखे। सेल्स आदमी को इतना कुछ सिखा देता है जिसकी हद नहीं है। आपको रिजेक्शन बहुत सिखा देता है, आपको टफ होना सिखा देता है। सो आई मीन देखिए, जिंदगी में जो कुछ भी मिला आप उसने सिखाया मुझे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई दिस upbringing of the rural background. Very proud of being salesman of a pharmaceutical company. Very proud, because उसने मुझे सिखाया बहुत है, और वो काम आता है जिंदगी में, आपको पता ही नहीं चलता कि वो कब काम आ गया। सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, हमेशा रहता है। सीखी हुई चीज कहीं जाती थोड़ी है। साइकिल चलाना एक बार सीख लो, भूलोगे थोड़ी जिंदगी भर। सीखी हुई चीज कहीं नहीं जाती। ओके। अनुभव हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं सर। अब बात उस इंसान की करते हैं जो आपको बबलू बुलाया करते थे जी। और 11 साल का छोटा बच्चा शैलेश जब घर से 38 किलोमीटर दूर एक मंच पर कविता पाठ करने के लिए जाना चाहता था, और बिना कोई सवाल किए वो इंसान जब आपको उस मंच तक ले जाता था, और जब उनके देहावसान पर आपने लिखा कि
जिन कांधों पर बैठकर दुनिया देखी, आज उन्हें अपने कांधों पर दुनिया से विदा किया। सर पानी। दैट्स ओके, दैट्स फाइन। और मैं इसके लिए सॉरी भी नहीं हूँ, क्योंकि आंसू ताकत होती है। पिता को खोना ऐसा ही है कि आपने आसमान खो दिया है। घर से निकलते हैं तो ऊपर आसमान होता है ना, लेकिन हाँ, उंगली पकड़ के वही सबसे पहले निकर पहनावा में उन्होंने अपने एक दोस्त का स्कूटर उधार लिया। दोस्त जो हमारे रिश्तेदार भी थे, और स्कूटर पे बैठ के हम तीनों गए। उन्होंने पहली कविता उनका पढ़ो और पढ़वाई। अगर उन्होंने वो प्रोत्साहन नहीं दिया होता तो शायद आज भी नहीं होता। बिल्कुल सर। जीवन है, क्या किया जा सकता है। सर पिता की बात जब हो तो भावुकता हो ही जाती है। रिश्तों की बात हो रही है सर। मुझे पता चला है कि आपका एक प्ले आने वाला है जिसका नाम है डैड्स गर्लफ्रेंड। डैड्स गर्लफ्रेंड बहुत ही अनोखा नाम है ये। चूँकि आप एक अभिनेता हैं, आप लिखते हैं, वो आप कवि हैं, ये थिएटर के तरफ आपने कई सालों बाद रुख किया है। जी। तो आपने इसी पर्टिकुलर प्ले को ही क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात लगी आपको इस प्ले के बारे में? देखिए, मैं ये कहूँगा मैंने प्ले को नहीं चुना, मैंने आदमी को चुना। Okay. अतुल सत्या कौशिक जो इस प्ले के डायरेक्टर हैं, 1.5 साल पहले उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम एक प्ले करना चाहते हैं, आपके साथ करना चाहते हैं। थोड़ा सा मिलने में काफ़ी हुआ आगे पीछे, पर किसी तरह से हमारी मुलाकात हुई। फिर ये हुआ कि नहीं, मैं शायद ना करूं, ये मेरे उसमें सिस्टम में सेट नहीं हो रहा है। 50 चीज़ें ऐसी होती रही, पर वो आदमी इंतज़ार करता रहा। फिर बीच में ये पिताजी का देहावसान हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिससे लग रहा था कि ये शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ही पेशेंटली वेटेड फॉर 1.5 years। तो तब तक मैंने उस स्क्रिप्ट को देखा था, और मैं यकीन मानो जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार ये क्या मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ये इट्स नॉट मेकिंग मी स्माइल। बीइंग राइटर जो होता है ना, एक अलग चीज़ आपके दिमाग में होती है। खैर देन तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो मेरे लिए उस वक्त महत्वपूर्ण थी नहीं। जो बैक एंड फोर्थ चल रहा था, उस व्यक्ति का परसेवरेंस जो है वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कहा इसने 1.5 साल मेरे लिए इंतजार किया है, और वो भी बिना इरिटेट हो। वरना तो यार आप भाव खा रहे हो, ठीक है मत करो, कोई और कर लेगा। वेरी इजी नो, इट्स वेरी इजी। आप नहीं करोगे, कोई और कर लेगा। कोई इंडिस्पेंसिबल तो हूं नहीं कि मुझे हटाया नहीं जा सकता है, मेरी जगह कोई और नहीं हो सकता। कर लेगा ना, कोई भी कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है। बट ही वेटेड फॉर दैट। सो मैंने चुना व्यक्ति, उसके बाद हमने प्ले पे काम करना शुरू किया। देन आई सेड ओके कम लेट्स राइट इट। अब हम इसको लिखते हैं, अब हम इसको ठीक करते हैं, अब इसको बेटर करते हैं, अब इसको बनाते हैं, पंच करते हैं। तो व्यक्ति को चुना मैंने, जिसका परिणाम ये प्ले है डैड्स गर्लफ्रेंड। इसकी थीम अगर आप बता सके सर कि किसके अराउंड है, क्या है? एक लेखक है अनिमेश जिसका नाम है, और वो अपने परिवार से दूर है, बीवी से साथ नहीं रह पाया। बच्ची ये बड़ी हो गई, लेकिन इतनी बड़ी हो गई मिला नहीं। 26-27 साल में लौटता है, मिलता है, फिर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई और आ जाता है। सो देन हाउ डज इट कैसे ये शेप लेता है, उन चीज़ों में से कैसे हंसी फूटती है, और उन चीज़ों से सबसे बड़ी चीज़ कैसे इमोशन बाहर आते हैं। तो ये कमाल का, लोग कहते हैं रोम कॉम लेकिन ये रोम कॉम से ज़्यादा मैं कहूँगा ये है आंसू और हंसी, ये इन दोनों का मिश्रण है। ओके। तो इसके क्या डिफरेंट शोज रखे जाएंगे, या किस तरह से इसको अगर किसी को आई एम श्योर अभी दिल्ली प्रीमियर है, हाँ। फिर बॉम्बे प्रीमियर है 20 दिन बाद। उसी तरह से फिर अगर लोगों की मोहब्बत मिली तो शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क ज़रूर जाया जाएगा। आपने मंच से डिफरेंट तरह की कविताएं आपने पढ़ी है सर।
व्यंग एक ऐसी विधा है सर जो